Up to last lecture in biomolecule, we have discussed the structure of protein. Today we are going to discuss native protein and denaturation of protein. So native protein क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, मतलब बॉडी के अंदर इधर इन प्लांट और एनिमल उसको जो भी फंक्शन दिया गया है वो उसे परफॉर्म करेगा। उसका एक यूनिक 3D स्ट्रक्चर होगा। तो एक प्रोटीन जिसका यूनिक 3D स्ट्रक्चर हो और वो बायोलॉजिकली एक्टिव हो, बॉडी के अंदर वो सही से काम कर सकता हो, ऐसे प्रोटीन को हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन्स फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम with unique 3D structure and biological activity is known as native protein. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में इंसुलिन है। इंसुलिन का वर्क होता है टू कन्वर्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम होता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं बॉडी में वो सब ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो इंसुलिन भी ग्लोबुलर प्रोटीन का बना है। तो इंसुलिन का एक 3D स्ट्रक्चर है और जो भी बॉडी में उसे वर्क दिया गया है, जो भी उसकी एक्टिविटी है वो उसे परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो बायोलॉजिकली एक्टिव है। तो इंसुलिन क्या कहलाएगा? नेटिव प्रोटीन। बट इन केस अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर चेंज हो जाए या pH चेंज हो जाए, टेम्परेचर का चेंज होना एक फिजिकल चेंज है और pH का चेंज होना एक केमिकल चेंज है। तो टेम्परेचर चेंज होने से अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फॉर एग्जांपल जब हमें फीवर आता है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बॉडी का, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो प्रोटीन है उसका 3 डिग्री स्ट्रक्चर 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है, 2 डिग्री 1 डिग्री में। 3 डिग्री 2 डिग्री में क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि 3 डिग्री स्ट्रक्चर को जो फोर्सेज स्टेबलाइज करके रखते हैं उसमें सबसे मेन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। इतनी हीट एनर्जी लिबरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा 3 डिग्री स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री में और 2 डिग्री 1 डिग्री में। इस तरह से प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देगा। इट विल लॉस्ट इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और तब हम प्रोटीन को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ, मतलब तब प्रोटीन को हम कहते हैं और इस पूरे फिनोमिनन को हम कहते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई। क्या चेंज होने से? बॉडी का टेम्परेचर। सिमिलर प्रोसेस यहाँ पर होगा। अगर हमारी बॉडी में pH चेंज होगा, pH चेंज होने का मतलब H आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कुछ भी होगी ना। H आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज, तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से ब्रेक होंगे, फिर से प्रोटीन का 3 डिग्री स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होगा? 2 डिग्री में, और 2 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 डिग्री में। और इस तरह से प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी फिर से खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी किन किन कंडीशंस में लॉस्ट हो जाती है? बताओ, क्या क्या चेंज होने से? टेम्परेचर एंड pH। वेरी गुड। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि बोर्ड एग्जाम में इस बार 110% आना ही आना है। तो डाल लो हेडिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये सब मैंने आप लोगों को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ही समझाया है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखो,
डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है क्या, वो तो मैं समझा ही चुका हूँ। व्हेन ए प्रोटीन in its native form, when a protein in its native form का मतलब अपने बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है वो। तो जब कोई प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में होता है या है और इज सब्जेक्टेड का मतलब उसके आसपास में हम कोई चेंज ला रहे हैं, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कहलाएगा टेम्परेचर वाला। टू is subjected to physical change like change in temperature और केमिकल चेंज क्या होगा बताओ? चेंज इन पीएच, ठीक है। केमिकल चेंज लाइक change in pH. The hydrogen bonds, पेज को चेंज कर दूं? सर एक सेकंड। हाँ कर लो कॉपी। सर कर दीजिए। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो लिख लो द हाइड्रोजन बॉन्ड गेट्स डिस्टर्ब्ड, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब। अब इससे क्या होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे या ब्रेक होंगे तो जो ग्लोब्यूल है, जो 3D स्ट्रक्चर है गोल गोल सा, वो अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू इस ग्लोब्यूल्स, जो भी ग्लोब्यूल्स हैं, जो 3D स्ट्रक्चर, स्पेरिकल स्ट्रक्चर, वो अनफोल्ड होना स्टार्ट होगा। ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड जो हेलिक्स है आपका वो अनक्वाइल्ड हो जाएगा, हेलिक्स अनक्वाइल्ड, एंड प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट कर देगा, एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो एक तो ये आएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो आई होप सब अब आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक नेटिव प्रोटीन के आसपास का टेम्परेचर और पीएच चेंज होता है। टेम्परेचर इज अ फिजिकल चेंज, पीएच चेंज इज अ केमिकल चेंज। तो इससे क्या होता है, प्रोटीन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो तुम्हारे ग्लोब्यूल्स हैं वो अनकॉइल हो जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे, और इस तरह से प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट कर देगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब मुझे बताओ कि डीनेचुरेशन के टाइम पे कौन कौन से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एज इट इज रहता है। बताओ, जब डीनेचुरेशन होगा तो प्रोटीन के कौन कौन से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कौन सा डिस्ट्रॉय नहीं होता? 1 degree primary structure. बिल्कुल, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका इंटैक्ट रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड था, वो स्ट्रॉन्ग है, वो ब्रेक नहीं होगा। तो ये लिख लो अलग से, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन of protein, secondary and tertiary structure are
destroyed but primary structure remain intact. प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई एग्जांपल दे सकते हो आप लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का? देखो बहुत सारे एग्जांपल हैं. एक तो एग का ले लो. जब आप एग को बॉईल करते हो उसमें डीनेचुरेशन होता है. जब मिल्क आपका कर्ड में कन्वर्ट होता है, मिल्क टू कर्ड, तब भी डीनेचुरेशन ही होता है प्रोटीन का. इन सारे प्रोसेस में जब हम एग को बॉईल करते हैं तो जो भी आपका एल्ब्यूमिन है उसका जो फिजिकल स्टेट होता है, अगर आप नॉर्मल है क्या कहते हैं एग को ब्रेक करोगे तो उसके अंदर वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, फ्लूइड की फॉर्म में होता है. बॉयल करने के बाद वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है. डिफरेंस नहीं आ गया? सिमिलरली मिल्क है लिक्विड की फॉर्म में, कर्ड अगेन सॉलिडिफाई हो जाता है. तो एग को बॉयल करना या मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, ये दोनों कैसे एग्जांपल है हमारे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के. तो बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया नेटिव प्रोटीन और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? यस सर. ओके. Yes, sir. लास्ट वो है न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स देखो न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं. न्यूक्लिक एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं जिनका काम होता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना. बायो वालों को पता ही है डीएनए आरएनए ये सब हेरिडिटी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, तो देख लो दीज आर heredity materials which are responsible for the transfer of character from one generation to other. कौन कौन से होते हैं न्यूक्लिक एसिड? दो न्यूक्लिक एसिड्स हैं. Two types of nucleic acids. One is DNA जिसकी फॉर्म है डीऑक्सी राइबो एसिड एंड सेकंड है आरएनए. परमिका आप अपना माइक ऑफ कर दो. ठीक है, दूसरा है हमारा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं डीएनए और आरएनए. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो वेदर इट इज डीएनए और आरएनए ये बना किस चीज से है. तो किसी भी मॉलिक्यूल को ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो किस चीज से बना होता है ना, हम उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में. तो हमने क्या किया, हमने न्यूक्लिक एसिड लिया और उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया बिल्कुल कंप्लीट, ये देखने के लिए कि वो किन किन चीजों से बना हुआ है. तो जिन जिन चीजों में वो टूटेगा उन्हीं चीजों से वो बना होगा. तो देखो इनके हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है. ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस nucleic acids gives three components. और वो तीन components क्या हैं, उन्हीं से वो बने होंगे.
और उन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। एक होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज का मतलब 5 मेंबर्ड का शुगर, पेंटोज शुगर। दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, एंड थर्ड नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस। तो बस एक एक करके हमें इन्हें डिस्कस करना है, खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ पेंटोज शुगर। यहाँ तक कॉपी कर लिया सबने? चेंज कर दूं पेज? नो सर। करो, कॉपी करो। और अगर कोई भी लाइन समझ में नहीं आया हो तो पहले वो पूछ लो। सर डन। ओके। तो सबसे पहले हम पेंटोज शुगर डिस्कस करते हैं। पेंटोज शुगर इज अ 5 मेंबर्ड कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर इसका यह है, काफी सिमिलर है फ्रक्टोज से। फ्रक्टोज भी आपको पता ही होगा, 5 मेंबर्ड रिंग था उसमें। फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, OH। सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे अगेन OH, एंड फोर्थ पे CH2, OH और H। तो देखो फर्स्ट कार्बन पे आपका जो H है वो नीचे है, सेकंड पे OH नीचे, थर्ड पे OH नीचे, फोर्थ पे H। तो आप बिल्कुल सिमेट्रिकली याद रख सकते हो, फर्स्ट पे और फोर्थ पे H नीचे की तरफ है, सेकंड पे और थर्ड पे H ऊपर की तरफ है। तो अब ये सी बात है OH नीचे होगा। बस फोर्थ वाले पे एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, CH2OH ग्रुप होता है यहाँ पे, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। DNA और RNA का जब स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तब हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। ये जो मैंने आपके सामने शुगर का मॉलिक्यूल बनाया है, इसका नाम होता है बीटा डी राइबोस। देखो राइबोस तो इसका नेम है, राइबोस इस शुगर मॉलिक्यूल का नेम है। कोई बताएगा इसे हम बीटा क्यों कह रहे हैं? इतनी तो उम्मीद आप लोगों से की जा सकती है, बता चुका हूँ। अल्फा बीटा ग्लूकोज फ्रक्टोज इतना पढ़ा है, अभी भी नहीं बताओगे बीटा क्यों बोला इसे? कपिल, सजल, कुछ बोल दो तुम लोग भी, पता तो चले कि वहां पढ़ रहे हो। इसे बीटा डी राइबोस क्यों बोला है? बहुत अच्छा। फर्स्ट कार्बन पे आप लोगों को समझा चुका हूं मैं कि OH अगर ऊपर की तरफ होता है तो बीटा, और नीचे की तरफ OH ग्रुप होगा तो अल्फा। तो वही तो है। और अगर अल्फा और बीटा जो दोनों होते हैं उन्हें हम एनोमर्स भी बोलते हैं। इतना सब कुछ समझाने के बाद बीटा नहीं समझा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। तो इसका नाम है इस मॉलिक्यूल का बीटा डी राइबोस। ये वाला जो तुम्हारा बीटा डी राइबोस है, ये शुगर का मॉलिक्यूल RNA के अंदर होता है। RNA में R वर्ड ही राइबोस के लिए है। तो फिर DNA में क्या होता है वो भी देख लो। DNA में भी यही वाला होगा शुगर मॉलिक्यूल, बस एक जगह डिफरेंस आएगा। बताओ इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस है ना दोनों में। H जो है CH2 से कनेक्टेड, HCH2 से कनेक्टेड, वो तो दोनों में कनेक्टेड है। सर उसमें OH है, सर H और OH है, सेकंड उसका कार्बन HH में है। H है। बिल्कुल
सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे इसमें सिर्फ H है और इसमें OH था, मतलब इसमें क्या नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। आ रही बात समझ में? इसमें सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका नाम देखो क्या पड़ा, बीटा बेबी, क्योंकि OH ग्रुप ऊपर है। तो बीटा डी वो होता है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करके, बीटा डी 2 डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, ना होना, और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। कहाँ पर नहीं है ऑक्सीजन, सेकंड पे, तो इसलिए वर्ड लगा दिया 2 डीऑक्सी राइबोस। तो है ये भी राइबोस, बट सेकंड पोजीशन में इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका नाम हो गया बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। सबको क्लियर हो रहा है 2 डीऑक्सी राइबोस क्या सजेस्ट कर रहा है? ये बता रहा है कि इसमें सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, और डीऑक्सी वर्ड की वजह से ही इसका नाम डीएनए पड़ा है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना, तो वो जो उसको नाम मिला है ना डीएनए को, वो इसकी डीऑक्सी राइबोस वर्ड की वजह से मिला है। बताओ ये दोनों शुगर मॉलिक्यूल क्लियर हो गया आप लोगों को? डीएनए में कौन सा शुगर मॉलिक्यूल होगा और आरएनए में? यस सर। बोर्ड एग्जाम में डिफरेंसेस बहुत आया है इससे, आरएनए और डीएनए में डिफरेंसेस लिखो। तो एक डिफरेंस आपके सामने आ ही गया, आरएनए में राइबोस होगा और डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होगा, ये पहला डिफरेंस हो गया। चलो पहला ये हमारा पेंटोस शुगर भी कंप्लीट हो गया। फॉस्फेट ग्रुप में ऐसा कुछ है नहीं समझाने को, फॉस्फेट ग्रुप सबको पता है क्या होता है, PO4 नेगेटिव। फॉस्फेट ग्रुप हमारा ये होता है PO4 नेगेटिव। तो ये तो दोनों में ही लगेगा, कहाँ लगेगा अभी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेज को चेंज कर दूं, क्योंकि नहीं यहाँ पे लिख सकता हूं मैं। सेकंड ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, थर्ड नाइट्रोजनस बेस। देखो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास टोटल 5 होते हैं, ठीक है। उसमें से क्या क्या होते हैं देखो, एक तो होता है एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन और थाइमीन। ये जो तुम्हें ऊपर मैंने 4 लिखे ना नाइट्रोजनस बेस, ये कंपाउंड्स ही होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये चारों डीएनए में होते हैं। तो आरएनए में क्या होगा, फिर से देखो, एडेनाइन होगा, ग्यूनाइन होगा, साइटोसाइन भी होगा, थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होगा। तो अब ये चारों आपके किस में है, डी आरएनए में। तो अब अगर आपसे दूसरा कोई डिफरेंस पूछता है तो आई होप आप उसे वो भी बता सकते हो कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो थाइमीन होता है, और आरएनए में थाइमीन की जगह पर कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, बताओ? यूरेसिल। 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 अब इनके सिंबल्स भी होते हैं, एडेनाइन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्यूनाइन को कैपिटल जी से, कैपिटल सी से, कैपिटल टी से। फिर ये तो फिर कॉमन ही है, ए जी सी, यूरेसिल को यू से। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी इनके स्ट्रक्चर्स नहीं करने हैं। इनकेस अगर मुझे लगेगा कि हम बिल्कुल एंड में रिवीजन कराते समय इनके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है तभी कराऊंगा, अदरवाइज ये नीट और आईआईटी के एग्जाम में ही आते हैं। अब चेंज कर दूं पेज? सर एक करो करो।
सर कर दीजिए। ठीक है, अब देखो ये सब आपस में कैसे अटैच होते हैं। अब तक हम शुगर मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन स्पेस पढ़ लिया हमने, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये आपस में कैसे अटैच होकर डीएनए और आरएनए बनाते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन इसमें भी आती है, एक न्यूक्लियोसाइड। क्या होती है न्यूक्लियोसाइड? डेफिनेशन को अगर हम बात करें, डेफिनेशन इसकी, तो स्ट्रक्चर obtained by attachment of nitrogenous base at C1 carbon of sugar molecule। जो भी शुगर मॉलिक्यूल है उसके फर्स्ट कार्बन पे अगर आप कोई भी नाइट्रोजनस बेस लगा दो, कोई भी, कौन सा, एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थाइमीन, यूरासिल, एनी नाइट्रोजनस बेस, तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आप उसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोसाइड। जैसे अब मैं इसमें स्केलेटन लिख देता हूँ, बाकी सब मैं भर नहीं रहा वरना डीएनए और आरएनए में कंफ्यूजन होगा। तो मैं कॉमन बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे OH है, मैं इस फर्स्ट कार्बन पे बेस लगा देता हूँ। बताओ इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? अब जल्दी बताओ। न्यूक्लियोसाइड। हाँ, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। अब बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूंगा तो ये आरएनए का न्यूक्लियोसाइड होगा, और अगर मैं यहाँ पे H लगा दूंगा खाली तो डीएनए का, तो इसलिए छोड़ देते हैं, इसे स्केलेटन ही छोड़ देते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। एक और डेफिनेशन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत आती है, न्यूक्लियोटाइड। तो देखो न्यूक्लियोटाइड भी बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हमने न्यूक्लियोसाइड बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसमें जो फिफ्थ कार्बन है, देखो ये 1 कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ होता है, ये फिफ्थ कार्बन पे अगर हम फॉस्फेट ग्रुप लगा दें न्यूक्लियोसाइड के, तो जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा उसे कहोगे न्यूक्लियोटाइड। तो देख लो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय अटैचमेंट ऑफ phosphate group at C5। ठीक है, तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ही अटैच कर देते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बेस लगा हुआ है, ये स्केलेटन छोड़ दो आप, यहाँ पे भी H, CH2, अब देखो O, और फिर इसके साथ लग जाएगा PO डबल बॉन्ड, फिर O निगेटिव और O निगेटिव। तो आप ये देखो कि यहाँ से ये पूरा का पूरा OH हटा दो, अभी आप इतनी सिंपलिसिटी के लिए ऐसे समझ लो, और यहाँ पे PO4 निगेटिव लगा दो। तो एक तो O जुड़ा हुआ है CH2 के साथ, और बाकी P के साथ एक डबल बॉन्ड O होता है, और बाकी 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर देखो, ये पूरा कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट ग्रुप। इस ग्रुप के फिफ्थ कार्बन पे अटैच होते ही अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। बताओ सबको क्लियर हुआ न्यूक्लियोटाइड? कोई कंफ्यूजन? क्या वो समझ में नहीं आया? सर एक मिनट दोबारा बता दीजिए थोड़ा सा। देखो न्यूक्लियोसाइड तो क्लियर हो गया ना, फर्स्ट कार्बन पे आपका बेस था। हाँ यस सर, यस सर। मैं कह रहा हूँ अब फिफ्थ कार्बन पे, इस वाले पे, इस OH को हटा के यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया हमने इसी में, तो जो स्ट्रक्चर मिला है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ओके सर। ठीक है, चलो इसके बाद जो हमें अब पढ़ना है ना टॉपिक, मुझे लगा था आज खत्म करा दूंगा, लेकिन समझाने में आराम आराम से टाइम लग रहा है। मैं समझा दूं, कल मैं जो समझाऊंगा एक लिंकेज होगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में अटैच करेगा। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ये पढ़ेंगे हम, और फिर कल थोड़ा सा आरएनए के बारे में पढ़ लेंगे।
मतलब कल ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा। इवन कल मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा। सोचा तो यही था कि आज ही कंप्लीट करा दूं, ठीक है, लेकिन चलो अभी कंप्लीट हो नहीं पाएगा, मैं स्टार्ट भी करूंगा तो बाकी कल करते हैं टॉपिक। सर हाँ बोलो। सर आप इसके व्हाट्सएप में डाल सकते हैं क्या स्टार्टिंग वाला पार्ट नोट्स का? आज जो कराया है वो या बिल्कुल स्टार्टिंग का? नहीं सर, आज आज। हाँ मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ, आप देख लो, ठीक है। थैंक यू सर।